हेलो एवरीवन। पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पीसीएस क्रांति टीम द्वारा सामान्य अध्ययन, पूर्वावलोकन, घटना चक्र का विषयवार अध्ययन कराया जा रहा है, जिसमें आपको पिछले वर्ष में आए हुए 1990 से 2025 तक के प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व करवाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, प्रीलिम्स में घटना चक्र को ब्रह्मास्त्र के रूप में माना जाता है। हमारी टीम द्वारा सभी विषयों के लेटेस्ट घटना चक्र 2025 को पढ़ाया जा रहा है। इस क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की घटना चक्र को सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पीसीएस क्रांति के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8447967801 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1853 तक चला था। दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जो कि 1858 से 1947 तक चला है। अब हम कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम देख लेते हैं। इसमें जो पहला अधिनियम है वो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा फ्रांसिस क्लोरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामले जैसे कि विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। अब आगे हमें जो पढ़ना है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। अब हम देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगला जो चार्टर एक्ट है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। अगला जो चार्टर एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट के तहत नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। आप इसे याद रखेंगे। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली
प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब हम इस टॉपिक से आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है वो है, भारत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ये सवाल आपके यूपीपीसीएस मेन 2010 में पूछा गया है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला जो सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दी गई कूट से सही कथनों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, न तो एक और न ही दो। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक। हमने देखा था कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे, न कि लेमेस्टर। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल एक हो जाएगा। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अभी हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 से हुई है, तो बी का एक से सिर्फ एक ऑप्शन सही है, इसलिए हमें इसको एलिमिनेशन के द्वारा भी सॉल्व कर लेना है। आगे हम देख लेते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना जो कि पिट का भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 से प्राप्त हुई है, एवं गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 से मिली हुई। इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? हमारे ऑप्शन से 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीनों है। 1813 का चार्टर एक्ट भी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एवं प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद जो था वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन था वो तीनों सही थे। अगला जो सवाल है उसमें पूछा गया है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। हमारे ऑप्शन हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। हमारा अगला सवाल है,
ब्रिटिश संसद के इस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। अभी हमने देखा 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। इसके पहले जो पूछा गया था वो यूपी आरओआरओ मेंस 2017 में पूछा गया है। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा कथन है, इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश काल की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा कथन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इसमें पहले और दूसरा ऑप्शन सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश काउंट की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का एकाधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश काउंट की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार से कथन 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 3 गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। अगला सवाल है, जो कि यूपीपीसी 2012 में पूछा गया है, इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें हमारा सही ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। इसके द्वारा 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी की मांग हेतु मुख्य आधार बनी। अब हम देख लेते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जिसमें पहला अधिनियम है ब्रिटिश शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। इसके द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अगला जो अधिनियम है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावित हो सकता है। अगला जो अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में कहें तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब हम देख लेते हैं भारत शासन परिषद अधिनियम 1909, जिसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें जो पहले सदस्य बने वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अब हम देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों,
भारतीय ईसाइयों, आंग्लो भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके द्वारा सबसे पहले भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के साथ दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब हम इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वो देख लेते हैं। पहला सवाल है जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। अगला कथन है विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। अगला कथन है प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो दूसरा और तीसरा है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें 6ठा सदस्य जुड़ा। तो इस तरह से जो कितने मेंबर थे हमारे टोटल 6 मेंबर थे। यहाँ पर 7 दिया हुआ है इसलिए ये कथन गलत है। 1874 में इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जो कि हमारे दूसरे कथन में दिया हुआ है, इसलिए ये सही है। जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाना था। इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे गैर सरकारी सदस्य होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया था। अगला जो सवाल है वो भी छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला जो कथन है इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। कुल 24 सदस्यों में से सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों का पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से जो इसके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड। इसमें कोई सा भी सही नहीं है। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं कि इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892 के क्या क्या प्रावधान थे। इसमें ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद यह 20 जून 1892 को स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। तो इस दिन को सिर्फ स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जबकि लागू इसे 3 फरवरी 1893 को किया गया था। इस प्रकार से ये कथन हमारा गलत है। अगला जो दिया हुआ है इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई, जो कि यहाँ पे इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में से 6 सरकारी सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। और जबकि इसमें दिया हुआ है कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, जबकि यहाँ पर 6 था। तो इस तरह से हमारा दूसरा कथन भी गलत हो जाता है।
तीसरा जो दिया हुआ है वो है कि 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया था। यहाँ पर है, इन्होंने बोला है तीसरे कथन में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं है। इस तरह से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? अभी हमने देखा भारतीय शासन अधिनियम 1892। इसके अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला जो सवाल है वो है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? अभी हमने देखा कि मॉर्ले मिंटो सुतार 1909 के द्वारा। भारतीय, जो कि एमपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। हमारा अगला सवाल है, 1909 का अधिनियम संबंधित है, तो यह है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? जो कि यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा जो सही ऑप्शन है ये है डी, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर की गई थी। अगला जो सवाल है वो यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा गया है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जो कि 1937 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है जो कि प्री 2008 में पूछा गया है यूपीपीसीएस के, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा जो सही ऑप्शन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नया अखिल भारतीय संघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापना की गई थी तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। निम्नलिखित में से अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और ये पूछा गया है यूपीपीसीएस एग्जाम RI 2014 में। हमारा अगला सवाल है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें पहला कथन है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। इसमें जो व्यवस्था थी पहली और तीसरी सही है, जबकि इसको 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लाया गया था। इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारतीय सचिव एडविन मांटेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों के द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला विषय आरक्षित विषय होगा, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न था, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। अगला सवाल है हमारा, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? हमारे ऑप्शंस हैं, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। तीसरा ऑप्शन है 2 शासक समुच्चयों, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। अभी हमने देखा द्वैध शासन का मतलब था
प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, जो कि एक हस्तांतरित था और एक आरक्षित था। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं? पहला है न्याय प्रशासन, दूसरा स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। इसमें से कौन कौन से आरक्षित विषय हैं? तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये आरक्षित विषय माने गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। इस प्रणाली के अंतर्गत भारतीय सरकार के कार्यों को दो भागों में आरक्षित तथा अंतरित या हस्तांतरित में विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। हमारा अगला सवाल है, इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की। हमारे ऑप्शन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार। अभी हमने देखा 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की, जबकि 1935 का भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। जो सवाल यूपीपीसीएस मेंस में आए हुए हैं या आईएएस में पूछे गए हैं, उनको आप ज्यादातर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। हमारे ऑप्शन हैं 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, जिसको राज्य परिषद बोला जाता है, इसकी बैठक 5 वर्ष होती थी। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, जिसे केंद्रीय विधानसभा बोला गया, जिसका जो बैठक था वो 3 वर्ष के लिए था, जिसकी अवधि 3 वर्ष की थी। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, जिसमें से 102 लोग निर्वाचित थे तथा 41 मनोनीत थे, फिर 145, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अन्य उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। हमारा अगला सवाल है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 1919 एक्ट। अगला सवाल है, जो कि आईएएस प्री 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा कथन है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, जिसमें केवल दूसरा कथन सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस तरह से कथन 1 जो है वो गलत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के साथ दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए थे। इस प्रकार से हमारा कथन दूसरा जो दिया हुआ है वो सही है। अगला सवाल है, जो कि यूपी आरओ 2021 में पूछा हुआ है। ये भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा कथन है, भारत सिविल
सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन दोनों 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में होती थी, अब उसके बाद फिर दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। इस तरह से हमारे दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? ये सवाल हमारे UPPSC 2023 में पूछा गया है और इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो 1919 का अधिनियम। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। हमारा अगला जो सवाल है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत संशोधन अधिनियम 1963 के हुए थे? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है 1926 का और 1945 का। हमारा अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। हमारा अगला सवाल है जो कि UPPSC में 2008 में पूछा गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 123 में दी हुई है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का यह सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई थी। और अगला सवाल है जो कि ISSB 2012 में पूछा गया है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजना पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है पार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें हमारा सही ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल किया गया था। इस भारतीय संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। हमारे ऑप्शन है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यह प्रांतीय स्वायत्त के सूत्रपात का संकेत था, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू की थी। तो इसमें जो हमारा गलत सही ऑप्शन हो जाएगा वो है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ये हमारा गलत है क्योंकि अवशिष्ट विषय जो थे वो है केंद्र में केंद्रीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, जिसके जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल के पास था। हमारा अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? हमारे ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। अगला जो सवाल है वो मेंस 2012 यूपीपीसीएस के मेंस 2012 में पूछा गया है। हमारा सवाल है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1943। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा अगला सवाल है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। हमारा अगला सवाल है जो कि आईएएस प्री 2024 में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ही, केवल एक पहला कथन सही है, दूसरा कथन हमारा गलत है। आइए देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत संघ के नाम से एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, गवर्नर के प्रांत और चीफ कमिश्नर के प्रांत दोनों देशी रियासतों को इकाई के रूप में सम्मिलित किया जाना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 11 के फर्स्ट के तहत रक्षा चर्च संबंधी मामले, विदेशी संबंधी मामले और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित गवर्नर जनरल के प्रकार पूरी तरह से उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत थे। अतः इन विषयों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रखा गया था। इस प्रकार से हमारा कथन दूसरा जो है वो गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो हमारा भारत फेडरेशन ऑफ इंडिया था, जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत शामिल था। ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वो शामिल थे, चीफ कमिश्नर प्रांत शामिल था और देशी रियासतों से मिलाकर फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण होना था। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, भारत के संघ का प्रस्ताव। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे, परंतु इस अधिनियम के मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं था। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन आदि के प्रावधान भी किए गए थे। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। हमारा अगला जो सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में से स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है नहीं है। ये सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है और हमारे ऑप्शन हैं देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेश किया जाना। ये सारे ऑप्शन प्रावधान जो थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 में दिए हुए थे, जबकि देश के लिए लिखित संविधान ये उस प्रावधान में शामिल नहीं था। हमारा अगला जो सवाल है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे ऑप्शन है यहाँ भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला है क्या क्या दिए हुए हैं उसमें है संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल जैसे मद्रास, बंबई, बंगाल एवं संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। इस तरह से ये सारे जो प्रावधान है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में दिए हुए थे। अगला जो सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया था? हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा को पृथक कर 2 प्रांत बनाए गए और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6 प्रांतों बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार,
असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। तदनुसार बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में बदल दिया गया। इसके अनुसार बिहार में पूर्व से कार्यरत प्रांतीय विधान परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया गया तथा एक अलग उच्च एवं समीक्षात्मक सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। हमारा अगला जो सवाल है यूपीपीसीएस मेन 2011 में पूछा हुआ है। और सवाल है निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके प्रावधान में बर्मा को अलग किया गया था। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर संविधान का निर्माण हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन। पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।